जय हिंद। नमस्कार साथियों, परमजा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद सिंह एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा अध्ययन चल रहा था स्वरों पर। किस पे चल रहा था? स्वरों पर। हमने सबसे पहले स्वर देखे, स्वरों की परिभाषा देखी, कौन कौन से स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, आदि आदि हमने पढ़ा था। और उसके पश्चात हमने देखा था स्वरों का विभाजन। क्या देखा था दोस्तों? स्वरों का विभाजन। और विभाजन में हमने स्वरों के दो विभाजन के प्रकार पढ़ लिए थे। इसमें पहला था उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन और दूसरा था उच्चारण, कालमान, मात्रा एवं समय के आधार पर स्वरों का विभाजन। आज इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों स्वरों के विभाजन में, और वो है मुखाकृति या ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन। दोस्तों, हमारे जो 11 ही स्वर है, इन स्वरों के उच्चारण में हमारे मुखमंडल की या हमारे होठों की ओष्ठ जिसको बोलते हैं, हमारे ओष्ठ की स्थिति किस प्रकार की बनती है, किस आकृति की बनती है, इस आधार पर हम अब स्वरों का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, लिखिएगा ओष्ठों या मुखाकृति, ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। ठीक है दोस्तों, जब हम इन 11 ही स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख की या हमारे होठों की स्थिति किस प्रकार का आकार ग्रहण करती है, इस आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है दोस्तों। तो हमारे स्वर कौन कौन से दोस्तों? देखिएगा कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, और हो जाएगा दोस्तों औ। ठीक है, कौन से जाएंगे दोस्तों? यही हमारे 11 स्वर है। देखिएगा दोस्तों, इनको बोल के देखिएगा। इनमें से देखिए दोस्तों, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जो मैंने गोले लगाए दोस्तों, इन स्वरों के उच्चारण में हमारे मुखमंडल की स्थिति अलग बन रही है। उ, ओ, औ। देखिएगा कैसे हो रहे हैं हमारे होठ? गोल हो रहे। उ, ओ, औ। जबकि शेष अन्य स्वरों में अ, आ, ई, री, ए, आई, इन शेष स्वरों में हमारे मुख की स्थिति कैसी हो रही है दोस्तों? वृत्त से भिन्न हो रही है, गोलाकार वो ग्रहण नहीं कर रही है। कैसी हो रही है दोस्तों? एक बार पुनः फिर से देखना। देखिएगा उ, ओ, औ। इन चारों ही स्वरों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुखमंडल की स्थिति कैसी हो रही है दोस्तों? गोल हो रही है। कैसी हो रही है? गोल हो रही है। किसके समान हो रही है? कैसा आकार ग्रहण किया इसने? गोलाकार ग्रहण किया। कैसा आकार ग्रहण किया? वृत्त के समान हमारा मुख बन गया। किसके समान बन गया दोस्तों? वृत्त के समान बन गया है। शेष जो स्वर है दोस्तों, शेष स्वरों में, शेष इन स्वरों में हमारा मुख कैसा रह गया? अगोलाकार। कैसा रहा दोस्तों? अगोलाकार या अवृत्त मुखी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो ओष्ठ या हमारा जो मुख है उसकी स्थिति कुछ स्वरों के उच्चारण में कैसी हो गई है? गोल हो गई है। गोलाकार उसने ग्रहण किया है, वृत्त के समान हो गई है। इस कारण हमने इनको क्या कहा है? वृत्तमुखी स्वर भी कहा है। कौन सा स्वर कहा है दोस्तों? वृत्तमुखी स्वर कहा है। इन्हीं वृत्तमुखी स्वर को कहा जाता है दोस्तों एक और नाम से वृत्तुल्लाकार। कैसा कहा जाता है? वृत्तुल्लाकार। क्या कहा जाता है? वृत्तुल्लाकार, अवृतमुखी, और इसी को नाम दे देंगे दोस्तों अवर्तुलाकार।
क्या हो जाएगा, आवर्तुलाकार। यह एक और नाम है दोस्तों इनका, आवर्तुलित। क्या हो जाएगा, आवर्तुलित। क्या हो जाएगा, आवर्तुलित या माफ करिएगा दोस्तों, वृत्तुलित स्वर। ठीक है दोस्तों, तो इन 11 ही स्वरों में कुछ स्वर ऐसे हैं दोस्तों जिनके उच्चारण में हमारे मुख की स्थिति कैसी हो रही है, गोल हो रही है। कैसी हो रही है, गोल हो रही है। गोल होने के कारण इनको क्या कहा गया, गोलाकार। और इस गोलाकार स्थिति को क्या कहा जाता है, वृत्त के समान। इसलिए इसको और नाम क्या दिया गया, वृत्तमुखी स्वर। अर्थात हमारे मुख की स्थिति कैसी हो जाती है, वृत्त के समान। कैसे हो जाती है, वृत्त के समान। कैसी आकृति बन जाती है, वृत्ताकार। कैसी आकृति बन जाती है, वृत्ताकार। और इसी वृत्ताकार से क्या हो गया दोस्तों, वृत्तुलित स्वर। क्या हो गया, वृत्तुलित स्वर। शेष स्वरों में दोस्तों क्या होता है कि हमारे मुख की स्थिति गोलाकार नहीं होती है, वृत्त के समान नहीं होती है। इस कारण इनको कहा गया अगोलाकार, अवृतमुखी स्वर, अवृतुलाकार स्वर या अवृतुलित स्वर। ठीक है दोस्तों, तो ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर स्वरों कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन से, अगोलाकार या गोलाकार, अवृतमुखी, वृत्तमुखी, अवृतुलाकार, वृत्तुलाकार, अवृतुलित या वृत्तुलित। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब इनको लिखते हैं। चलिएगा दोस्तों, मुखाकृति का आधार पर या ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला कौन सा है दोस्तों, वृत्तमुखी स्वर। कौन सा हो जाएंगे, वृत्तमुखी या क्या हो जाएगा दोस्तों, गोलाकार या क्या हो जाएंगे दोस्तों, वृत्तुलित या फिर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, वृत्तमुखी, गोलाकार, वृत्तुलित या। ठीक है दोस्तों, ये पहला भाग था। क्या परिभाषा निकल के आई है, क्या सीखा हमने, वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठों की स्थिति गोलाकार हो जाती है, वह वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं दोस्तों, वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, इन दोनों शब्दों का मतलब भी क्या होता है, वृत्त का मतलब होता है दोस्तों गोलाकार, और मुखी का मतलब होता है जब हम किसी का उच्चारण करते हैं तो वो मुखी कहलाता है। तो जब किन्हीं स्वर का उच्चारण करते समय हमारे मुख की स्थिति कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। और ये कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, हो जाएंगे ये ऊ, और हो जाएंगे दोस्तों ओ, और हो जाएगा आपका औ। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऊ, ओ, औ। ठीक है, दूसरा विभाजन कौन सा था दोस्तों अपना, दूसरा था अवृत्तमुखी स्वर। कौन से हो जाएंगे, अवृत्तमुखी स्वर या अगोलाकार या अवृत्तुलित स्वर। क्या हो जाएगा दोस्तों, अवृत्तुलित स्वर। और क्या परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वह स्वर जिनका उच्चारण करते
समय हमारे ओष्ठ गोलाकार, ध्यान देना दोस्तों, कैसे हो जाते हैं? गोलाकार नहीं होते हैं, गोलाकार नहीं होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें अवृत्त, उन्हें अवृत्त मुखी स्वर कहा, अवृतमुखी स्वर कहा जाता है। ये कौन कौन से हो जाएंगे? अ, आ, ई, री, ए, आई। ठीक है साथियों, दो भागों में, एक है हमारा वृत्तमुखी स्वर और दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वरों को किस नाम से जाना गया? गोलाकार। इनको किस नाम जाना गया? वृत्तुलित। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठों या मुख की स्थिति गोलाकार हो जाती है, वो कौन से स्वर कहलाते हैं? वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं? वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। वृत्त का अर्थ ही क्या होता है? गोल। क्या होता है? वृत्त। आपने गणित में पढ़ा होगा, वृत्त की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। तो जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठों की या मुख्य आकृति गोल हो जाती है, वो स्वर कौन से कहलाते हैं? वृत्तमुखी स्वर। कौन से कहलाते हैं? वृत्तमुखी स्वर। कौन कौन से हो जाएंगे? पूछ लिया जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? उ, ओ, आओ। ठीक है दोस्तों। दूसरा था अवृत्तमुखी स्वर या अगोलाकार स्वर या अवृत्तुलित स्वर, अर्थात वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख की या ओष्ठों की स्थिति गोल नहीं होती है, अपितु किसी अन्य आकार में चली जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अवृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। ये कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? हमने लिखा है अ, आ, ई, ए, आई। ठीक है दोस्तों। तो ये स्वर संख्यात्मक रूप से कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। ये था हमारा ओष्ठों और मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगले विभाजन की और वो हो जाएगा जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का विभाजन। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर हम स्वरों का विभाजन देख रहे थे दोस्तों, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे जिह्वा स्थान के आधार पर, अर्थात हमारे जो ये 11 ही स्वर है, इन 11 ही स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का कौन सा भाग काम में आता है? अग्रभाग से बोले जाते हैं या पश्च भाग से बोले जाते हैं या मध्य भाग से बोले जाते हैं? देखिएगा, ये हमारी इस तरह से, ये हमारी हलक का, यह हमारी जिह्वा का स्वरूप होता है दोस्तों। ये भाग हो जाएगा इसका अग्रभाग। कौन सा हो जाएगा? अग्रभाग। ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिम भाग और ये हो जाएगा हमारा मध्य भाग। इस वाले भाग को कहेंगे हम मध्य भाग। ठीक है दोस्तों। तो हमारे जो स्वर है, उन स्वरों के उच्चारण में हमें हमारी जिह्वा का किसी न किसी, चाहे वो अग्रभाग हो, पश्चिम भाग हो सकता है, मध्य भाग हो सकता है, किसी न किसी भाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अग्रभाग का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जिह्वा ऊपर से नीचे की ओर उठती है। ठीक है दोस्तों। कहाँ से उठती है? ऊपर की नीचे, ऊपर से नीचे की ओर उठती है। तो अग्रभाग से कौन कौन से स्वर बोले जाएंगे दोस्तों? तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य भाग को, और मध्य से किस स्वर का उच्चारण किया जाएगा? अका। किसका उच्चारण किया जाएगा? अका। अग्रभाग से कौन से आएंगे दोस्तों? ई, ए, आई। कौन सा आएंगे दोस्तों? ई, ए, आई। ध्यान देना दोस्तों, जिधर ई आएगा उधर ही ए, आई भी आएगा, और जिधर उ आएगा उधर ही ओ, औ भी आएगा। तो पश्च के स्वरों में कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? उ, ओ, माफ करिएगा पीछे आएगा ये, और हो जाएगा औ। कौन सा हो जाएगा? औ। ठीक है दोस्तों। देखिएगा,
मध्य से कौन सा बोला जाएगा? आ। अग्र से कौन से बोले जाएंगे? ई ई ए आई। और पश्च से कौन से बोले जाएंगे? उ ऊ ओ औ। और ये क्या हो जाएगी? आपकी जिह्वा। ये किसके आधार पर है दोस्तों? जिह्वा स्थान के आधार पर। किसके आधार पर है? जिह्वा स्थान के, जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों का, जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन। किसके आधार पर है दोस्तों? जिह्वा के किस स्थान से स्वरों का उच्चारण किया जाता है। तो जिह्वा के मध्य भाग से कौन सा बोला जाएगा? अ। कौन सा बोला जाएगा? अ। और अग्रभाग से ई ई ए आई। ध्यान देना दोस्तों, अग्र से हो जाएगा ए आई ई ई, और पश्चिम से हो जाएगा दोस्तों उ ऊ ओ औ। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा जिह्वा स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्चिम। ध्यान रहे दोस्तों, ई ई ए आई का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर उठती हुई दिखाई देती है। आप चाहें तो उच्चारण कर सकते हैं ई ई ए आई, थोड़ा सा ऊपर नीचे, हल्का सा ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देती है। तो जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब बढ़ते हैं हम अगले विभाजन की ओर, वो जाएगा हमारा जिह्वा प्रयत्न के आधार पर। आइएगा हम देखते हैं जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का विभाजन। किसके आधार पर? जिह्वा प्रयत्न के आधार पर, अर्थात किसी स्वर के उच्चारण में जिह्वा को कितना प्रयत्न करना पड़ता है और हमारे मुख की स्थिति कैसी बनती है, मुख को कितना खोला जाता है, मुख कितना खुलता है, इस आधार पर हम स्वरों का विभाजन देखते हैं। तो दोस्तों, जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों के विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। अब इन चारों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं और उस स्वर का उच्चारण करते समय हमारे मुख की स्थिति यदि पूरी तरह से खुल जाती है, हमारा मुख पूरी तरह से खुल जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? विवृत। क्या कहा जाता है? विवृत। हम साधारण भाषा में लिखते हैं इसको। विवृत किसे कहेंगे? विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। ठीक है दोस्तों, खुला हुआ। अर्थात जब हम इन 11 ही स्वरों में से किसी स्वर का उच्चारण करते हैं और उस स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरी तरह से खुला हुआ होता है, पूरी तरह से खुल जाता है, उस स्थिति को क्या कहा जाएगा दोस्तों? विवृत। क्या कहा जाएगा? विवृत। देखिएगा आप, ऐसा कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में हमारा मुख पूरी तरह से खुलता है? तो जवाब हो जाएगा, देखिए, बोलिएगा, अ आ। क्या हो गया दोस्तों? आ। क्या बोला हमने? आ। बताइए, आ का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरी तरह से खुला कि नहीं खुला? बिल्कुल खुला। तो हमारा जो विवृत स्वर है वो कौन सा हो जाएगा? आ। बताइए, आ का उच्चारण करते समय हमारा मुख खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? बिल्कुल खुल रहा है। बताइए, इसी का छोटा स्वरूप कौन सा है? अ। कौन सा है? अ। बताइए, इसको जब हमने विवृत स्वर कहा तो इसको क्या कहेंगे हम? अर्धविवृत। क्या कहेंगे? अर्धविवृत। क्या कहेंगे? अर्धविवृत। हम कह सकते हैं कि जब इसके उच्चारण में हमारा मुख पूरी तरह से खुला हुआ है, खुल रहा है, तो इसके उच्चारण में मुख कैसा रहेगा दोस्तों? अर्ध खुला हुआ रहेगा, आधा खुला हुआ रहेगा। कैसा रहेगा? अर्ध खुला हुआ। कैसा रहेगा? अर्ध खुला हुआ। अर्थात अ जो स्वर है उसके उच्चारण में हमारा मुख कैसा खुलेगा? आधा खुलेगा। कैसा खुलेगा? आधा खुलेगा। इसी के साथ साथ और अर्धविवृत स्वर कौन से हो जाएंगे दोस्तों? आई। कौन से हो जाएंगे? आई। और हो जाएंगे दोस्तों ओ। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? औ। और हो जाएगा एक ये जो आगत स्वर है वो। ठीक है, इनको हम एक टेबल से समझेंगे। आप बिल्कुल अभी निश्चिंत रहे, थोड़ा सा बस मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि किस तरह से तो अर्ध खुलेगा, आधा मुंह खुलेगा और कैसे पूरा मुंह खुलेगा। अगला जो विभाजन है दोस्तों,
एक स्थिति को कहा जाता है समवृत्त। क्या कहा जाता है? समवृत्त। समवृत्त का मतलब होता है व्याकरण में बिल्कुल बंद होना। क्या होना? बंद होना। अब बिल्कुल बंद होने का मतलब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, अगर मुंह ही बंद हो जाएगा तो हम उच्चारण कहाँ से करेंगे। तो ऐसी स्थिति आती है कि किन्हीं स्वरों के उच्चारण करते समय हमारा मुख बिल्कुल बंद सा रहता है, पर बंद होता नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर खुलता है। कैसा खुलता है दोस्तों? बिल्कुल ना के बराबर खुलता है। या कहें कि समवृत्त जिसमें जिसमें हमारा मुख बहुत बहुत कम खुलता है, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? समवृत्त। क्या कहा जाएगा? समवृत्त। और समवृत्त स्वर कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? ई उ और उ। कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? ई उ। हाँ ठीक है दोस्तों। समवृत्त उस स्थिति को कहा जाएगा जिसमें हमारा जो मुख है वो बहुत कम खुलता है। कैसा खुलता है दोस्तों? बहुत कम खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख बहुत कम खुलता है उस स्थिति को क्या कहा जाएगा? समवृत्त। क्या कहा जाएगा? समवृत्त। और पूछा जाए समवृत्त स्वर कौन कौन से हैं, तो ई और उ। ठीक है दोस्तों। अब एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें हमारा मुख थोड़ा कम खुलता है। कैसा खुलता है? कम खुलता है। कैसा खुलता है? कम खुलता है। और उसे व्याकरण में कहा जाता है अर्ध समवृत्त। क्या कहा जाता है? अर्ध समवृत्त। ठीक है दोस्तों। जिसमें क्या लिखेंगे हम? जिसमें हमारा मुख कम खुलता है। कैसा खुलता है? कम खुलता है। उसे व्याकरण में क्या कहा जाएगा? अर्ध समवृत्त। क्या कहा जाएगा? अर्ध समवृत्त। और अर्ध समवृत्त कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? कौन कौन से हो जाएंगे? यदि स्वर पूछा जाए तो ए और हो जाएगा आपका ओ। क्या हो जाएगा? ए और ओ। देखिएगा एक बार पुनः सभी को रिपीट करते हैं। इन 11 ही स्वरों के उच्चारण में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। हम आपके दिमाग में जो प्रश्न आया, जिस स्वर को लेके आया, बिल्कुल मैं उस पर विचार करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा क्या है इसकी स्थिति और क्या परिस्थितियां बनी हुई है, इस पर भी हम विचार करेंगे। आप निश्चिंत रहिएगा। तो ये जो 11 ही स्वर है, इन 11 ही स्वरों के उच्चारण में कौन कौन सी स्थितियां बैठती है? तो स्थिति बैठती है विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत। ये स्थिति बैठती है। विवृत हम किसे कहेंगे? जिस स्वर के उच्चारण में हमारा मुख पूरी तरह से खुल जाता है उसे क्या कहा जाएगा व्याकरण में? विवृत। और विवृत स्वर कौन सा हो जाएगा? आ। कौन सा हो जाएगा? आ। उसके बाद ऐसी स्थिति जिसमें हमारा मुख आधा खुलता है उसे व्याकरण में क्या कहा जाता है? अर्धविवृत। क्या कहा जाता है? अर्धविवृत। और अर्धविवृत स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? अ, आई, ओ, ओ, औ। ये एक आगत ध्वनि है दोस्तों। कौन सी ध्वनि है? आगत ध्वनि है। इसके बारे में भी हम लास्ट में ही पढ़ेंगे। एक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें हमारा मुख बहुत कम खुलता है। बहुत कम, यहाँ ध्यान दे दोस्तों, बहुत कम खुलता है। उस स्थिति को व्याकरण में क्या कहा जाता है? समवृत्त। क्या कहा जाता है? समवृत्त। और समवृत्त स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? ई उ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें हमारा मुख कैसा खुलता है? हमारा मुख कम खुलता है। कैसा खुलता है? कम खुलता है। इसमें बहुत कम खुलता है और इसमें कम खुलता है। ठीक है दोस्तों। तो जिसमें कम खुलता है उस स्थिति को क्या कहा जाएगा? अर्ध समवृत्त। ठीक है दोस्तों। यदि अर्ध समवृत्त स्वर पूछे जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? ए और औ। कौन से हो जाएंगे? ए और ओ। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का विभाजन हुआ। किसका हुआ? जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। ठीक है दोस्तों। आइएगा इसको एक टेबल से बनाकर समझते हैं। आइएगा एक टेबल बनाते हैं। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? जिह्वा प्रयत्न के आधार पर, जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का विभाजन। किसके आधार पर दोस्तों?
जिह्वा प्रयत्न के आधार पर, और जिह्वा प्रयत्न के आधार पर हमने कितने भाग समझे इसके? 4 भाग। कितने भाग समझे? 4 भाग। बताइए संवृत्त किसे कहा हमने? किसे कहा? याद करिएगा, अभी अभी समझा है संवृत्त, जिसमें बिल्कुल बंद जैसी स्थिति हो। बताइए और क्या समझा हमने? अर्ध संवृत्त, जिसमें मुख थोड़ा कम खुलता हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अर्ध विवृत, जिसमें मुख आधा खुलता हो। उस स्थिति को क्या कहा हमने? अर्ध विवृत। और जिसमें मुख पूरी तरह से खुलता हो उसे हमने क्या कहा? विवृत। क्या कहा? विवृत। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली हम एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? टेबल बनाते हैं, क्योंकि जिह्वा के आधार पर हमने कितने भाग पढ़े स्वरों को? 2 भाग पढ़े। एक जिह्वा स्थान के आधार पर भी पढ़ा और एक जिह्वा प्रयत्न के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो हम जिह्वा स्थान के आधार पर लिख लेते हैं, किस जगह? इस जगह। और जिह्वा, हाँ, जिह्वा स्थान के आधार पर किस जगह लिखते हैं? इस जगह। किस जगह लिखते हैं? इस जगह। ठीक है। जिह्वा स्थान के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है? एक बांटा हमने अग्र, कहाँ बांटा है दोस्तों? एक बांटा हमने अग्र, एक लिखा हमने मध्य, और क्या लिखा दोस्तों हमने? और लिखा हमने पश्चिम। ठीक है। ये जिह्वा स्थान के आधार पर और ये जिह्वा प्रयत्न के आधार पर। बताइए संवृत्त स्थिति किन स्वरों की थी? बिल्कुल जिनमें हमारा मुख बिल्कुल बंद होता है। कौन कौन से थे दोस्तों? बताइए। ई, और हो जाएगा आपका ई। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से थे संवृत्त? ई और ई। बताइए वहीं पर समृद्ध में और कौन से थे? उ ऊ। कौन से थे? उ ऊ। बताइए उ ऊ हमारे कौन से स्वर हैं? पश्च स्वर है। जिह्वा स्थान के आधार पर याद करिएगा, जिह्वा स्थान पर किस जगह पढ़े थे हमने? उ ऊ में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अर्ध संवृत्त हमने किन को पढ़ा है? अर्ध संवृत्त हमने पढ़ा है ए। किसको पढ़ा है? ए को। किसको पढ़ा है? ए को। और किसको पढ़ा है? ओ को। किसको पढ़ा है? ओ को। ये दोनों स्वर हमने पढ़े थे। बताइए इनके उच्चारण में हमारा जो मुख है वो थोड़ा सा कम खुलता है। कैसे खुलता है दोस्तों? कम खुलता है। इसमें लगभग बंद जैसी स्थिति रहती है, इसमें कम खुलता है। अर्ध विवृत में कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो अर्ध विवृत में हो जाएंगे आई। अर्ध विवृत में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आ। और अर्ध विवृत में कौन कौन सा हो जाएगा? ओ। और एक और ध्वनि हमने लिखी थी जो कि कौन सी है? आगत ध्वनि आओ। कौन सी हो जाएगी? आगत ध्वनि आओ। सॉरी, ये तो हो जाएगा आओ और ये हो जाएगा आओ। डॉक्टर, डॉक्टर, ऑफिस, डॉक्टर, ऑफिस। ठीक है, इस तरह से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। बताइए कौन से स्वर के उच्चारण में मुख पूरी तरह से खुलता है? तो वो हो जाएगा आ। कौन सा हो जाएगा? आ। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आ। बताइए इसकी अपेक्षा इसमें मुख कम खुलता है, इसके अपेक्षा इसमें मुख कम खुलता है, तो हमने इसको कहाँ लिखा? अर्ध विवृत में। कहाँ लिखा? अर्ध विवृत में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा हमने जिह्वा स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटा था। बताइए ये सारे के सारे स्वर अग्र स्वर थे। देखिएगा ई ई ए आई। मैंने जिह्वा स्थान के आधार पर जब पढ़ाया था तब कहा था कि जिधर ई आएगा उधर ही ए आई भी आएगा, और जिधर उ आएगा उधर ही ओ औ आएगा। देखिएगा पश्चिम भाग में उ ओ औ। ठीक, सॉरी, ओ औ। ठीक है, अब देखिएगा यहीं पर मध्य में हमने पढ़ा था जिह्वा स्थान पर आ। तो ये जिह्वा स्थान के आधार पर है दोस्तों, और ये जिह्वा प्रयत्न के आधार पर। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर 4 भाग: संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत, विवृत। एक बार पुनः थोड़े से समय में इसको रिपीट करते हैं। विवृत जिसमें मुख पूरी तरह से खुल जाता है, अर्ध विवृत जिसमें मुख थोड़ा सा कम खुलता है, अर्ध संवृत जिसमें मुख कम खुलता है, और संवृत जिसमें मुख बहुत कम खुलता है। ऐसी स्थिति को व्याकरण में क्या कहा जाता है? संवृत। संवृत स्वर कौन कौन से हैं? तो हो जाएंगे आपके ई उ ऊ। अर्ध संवृत ए ओ, अर्ध विवृत आई ए ओ ओ, विवृत आ। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा विभाजन किसके आधार पर? जिह्वा प्रयत्न के आधार पर। ये स्वरों से संबंधित जितने भी विभाजन थे, जितना भी वर्गीकरण था, हमने इनको समझा, पढ़ा, और बहुत अच्छी तरह से हमने हर भाग को समझा। बहुत अच्छे से जितने भी प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना होती है
मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण से कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका जवाब आप नहीं दे सकते हो इन क्लासों को देखने के पश्चात। आइएगा स्वर से संबंधित और थोड़ा सा एक भाग और है, वो है उच्चारण स्थान, उनको भी हम देख लेते हैं और उसके बाद स्वर से संबंधित जो चैप्टर था उसको समाप्त किया जाएगा। देखिएगा क्या बचा हुआ है दोस्तों, किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हम, उच्चारण स्थान के, एक ही बचा हुआ है, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। हमने हर प्रकार से देखे, भले उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा हो, मात्रा काल के आधार पर हमने पढ़ा हो, मुख की स्थिति के आधार पर हमने पढ़ा हो, जिह्वा स्थान के आधार पर हमने पढ़ा है, जिह्वा प्रयत्न के आधार पर हमने पढ़ा है, और अंतिम भाग दोस्तों जब हम स्वरों को बोल ही रहे हैं, इनका उच्चारण कर ही रहे हैं, तो हमारे मुख विवर से किस उच्चारण स्थान से इन स्वरों का उच्चारण होता है। तो आइएगा हम एक एक को समझते हैं। आ और आ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों, आप सभी को याद है कौन सा हो जाएगा, कंठ। सूत्र कौन सा हो जाएगा, अकुह विसर्जनीयाम कंठ। क्या हो जाएगा, सूत्र हम बाद में लिखेंगे, चलिएगा बाद में लिख लेंगे, यहाँ तो थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। चलिएगा, आ और आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। क्या हो जाएगा, कंठ। और सूत्र हो जाएगा दोस्तों इसका अकुह विसर्जनीयाम कंठ है। अगला क्या आएगा दोस्तों, कौन से स्वर है, ई ऑब्लिक ई, इसका क्या हो जाएगा, तालु। इसका एक सूत्र है दोस्तों, इचु यशानाम तालु। क्या हो जाएगा, इचु यशानाम तालु। उसके बाद क्या है दोस्तों, उ उ, बताइए क्या हो जाएगा, ओष्ठ है, उप मध्यनियाम ओष्ठ है, उपमध्यनियाम ओष्ठ है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कौन सा स्वर आएगा, री। बताइए री कहाँ से बोला जाएगा, ऋतु ऋषाणाम मुर्दा। कहाँ से बोला जाएगा, ऋतु ऋषाणाम मुर्दा। बताइए री का उच्चारण कहाँ से होगा, मुर्दा से। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है दोस्तों, उसके बाद बोलिएगा क्या बचा है, ए आई और ओ औ, ए आई और ओ औ। हाँ, ए आई और ओ औ। बताइए ए आई कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, बताइए कहाँ से हो जाएगा, कंठ तालु से। कहाँ से हो जाएगा, कंठ और तालु से। क्यों हो जाएगा कंठ तालु से, क्योंकि इसका निर्माण किस किस से हुआ है, बताइएगा अ प्लस ई। कहाँ से हुआ, अ प्लस ई से। बताइए अ कहाँ से बोला गया, कंठ से। ई कहाँ से बोला गया, तालु से। देखिएगा अ कहाँ से बोला गया, कंठ से। ई कहाँ से बोला गया, तालु से। इन दोनों के मिलन से क्या बना, ए। क्या बना, ए। बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु। क्या हो जाएगा, कंठ तालु। ठीक वैसे ही अगला जो स्वर बचा है दोस्तों, ओ और आओ। बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठोष्ठ। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ओ जो है वो किससे बना है, आ प्लस उ से। किससे बना है, आ प्लस उ से। बताइएगा आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। बराबर इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वैसे सूत्र लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों, अकुह वी, छोड़िएगा दोस्तों, सूत्र हम बाद में लिखेंगे इनको बहुत अच्छे से, जिसमें हम हमारी जो वर्णमाला के व्यंजन हैं उनको भी पढ़ लेंगे। सूत्रों को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पर मैंने बोल दिया है, शेष हम बाद में देखेंगे। ये किसके आधार पर था, किसके आधार पर है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखते हैं कोई छूट तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे 11 ही स्वर और 11 ही स्वरों से संबंधित उच्चारण स्थान। बहुत सरल सा है दोस्तों। अकुह नाम कंठ है, इचु नाम तालु, ऋतु दशाणाम मुर्दा और उपमध्य नाम ओष्टे, और ये कंठ तालु और ये हो जाएगा कंठोष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन। अब स्वरों से संबंधित जो प्रश्न आपके दिमाग में आया था री वाला, मैं उस पर बात करता हूँ।
री से संबंधित दोस्तों एक विवाद बना हुआ है, जो हमारे व्याकरणाचार्य है उन्होंने भी इस री को स्वरों की श्रेणी से हटाया तो नहीं, लेकिन इस पर विवाद बना हुआ है। कामता प्रसाद गुप्त जो व्याकरणाचार्य है उनका भी कहना है, और उन्होंने भी इस पर अपने एक तरीके से विरोध जैसे स्वर प्रकट किए हैं कि री अब हमें स्वरों की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। और री को यदि स्वरों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाएगा तो स्वर कितने थे हमारे 11। यदि इसको हटा दिया जाएगा तो कितने बचेंगे 10। कितने बचेंगे 10। फिर भी हमने क्या किया है, एक ग्रहित स्वर है हमारा, कौन सा औ। कौन सा है औ। ये एक विदेशी ध्वनि है। ओ को हमने हिंदी वर्णमाला में क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हमारे पास इसको हटाने पर स्वरों की संख्या कितनी है 11। कितनी है 11। जब हमने इसको हटा दिया तो कितने बचे 10। कितने बचे 10। कितने बचे 10। फिर हमने किसको जोड़ लिया, ओ को जोड़ लिया, तो कितने हो जाएंगे 11। कितने हो जाएंगे 11। ध्यान दें दोस्तों, प्रश्न की स्थिति क्या बन सकती है, एक विवादास्पद स्थिति बनी हुई है। हम सिर्फ सरल सी भाषा में जिससे हमारा काम चल जाए हम उस मार्ग को अपनाएंगे। हमें अभी परीक्षाएं पास करनी है, कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है। और ईश्वर करे आप सब बहुत बड़े विद्वान बने, लेकिन कब, जब आप इन परीक्षाओं में सफल हो जाएं और उसके बाद भाषा का बहुत अच्छे से अध्ययन करें, फिर आप विद्वान बने। अगर आपसे पूछा जाए किस स्वर पर विवाद जैसी स्थिति बनी हुई है, तो आपका जवाब हो जाएगा री। कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा री। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है 11। कितनी है 11। ठीक है, विवाद किस पे बना हुआ है, री पर। किस पे बना हुआ है, री पर। यदि री को स्वरों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाए तो भी स्वरों की संख्या कितनी होगी 11। क्यों होगी, क्योंकि हमने एक अंग्रेजी की ध्वनि है ओ, उसको स्वीकार कर लिया है। तो 11 में से री गया, 10 बचे। कितने बचे 10। और 10 में हमने किसको जोड़ा, ओ को जोड़ा, कितने हो गए 11। तो स्वरों की संख्या से प्रश्न आ जाए तो जवाब होगा आपका 11। कितना हो जाएगा 11। स्वरों की संख्या कितनी है 11। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे स्वर और स्वरों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, और इनसे बनने वाले बहुत सारे प्रश्न कैसे बनेंगे, किस तरह से बनेंगे। हमने हर विषय वस्तु को स्वरों की जो भी जितनी भी प्रश्नों की संभावनाएं बन सकती है उसे हर तरीके से पढ़ने की कोशिश की है दोस्तों। अब हम इसके बाद अगले बिंदु पर विचार करेंगे, और वो रहेगा हमारा स्वरों से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। और उसके साथ साथ दोस्तों एक बात और निवेदन करूंगा, यदि क्लास आपको अच्छी लगती हो और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाए दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।